सॉम सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं अपन वर्तमान में, सॉम सब्जेक्ट। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैं बेसिकली अपने कंसेप्ट पर जाता हूँ, क्योंकि हर कोई पढ़ाता है ऐसे तो, पर जो मेन कंसेप्ट है जिससे सिविल इंजीनियरिंग की ड्राइव होती है वो कंसेप्ट की बात करता हूँ मैं। तो उसमें मैं सबसे पहले जाते हैं अपन बीम। बीम क्या होती है, क्योंकि मैं सबसे पहले मेरे कंसेप्ट पर जा रहा हूँ। तो बीम क्या होती है? बीम इज ए ट्रांसवर्स मेंबर। क्या होती है? ट्रांसवर्स मेंबर होती है बीम। ट्रांसवर्स मेंबर होती है बीम। पहली तो क्या होती है, बीम क्या होती है? ट्रांसवर्स मेंबर होती है। और दूसरी क्या होती है, बीम की दूसरी खासियत क्या होती है? सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। कौन सी लोडिंग? ट्रांसवर्स लोडिंग। मतलब कैसे कि जैसे मान लीजिए बीम है, तो ये बीम है, जैसे मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। जिससे को भी समझ में नहीं आ रहा हो या उसको लगे कि भाई मैं स्लो चल रहा हूँ, तो वो क्या करे कि उसकी जो अपनी जो स्पीड है ना यूट्यूब पर, उसको 2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स बढ़ा के देख ले, ताकि हर चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो ये सिंपली सपोर्टेड बीम लिया हूँ मैं, ये हिंज सपोर्टेड है और ये रोलर सपोर्टेड है। लेट सपोज इस पर यूडीएल लोड लगा हुआ है, यूडीएल लोड लगा हुआ है ऐसे, है ना। तो क्या है ट्रांसवर्स लोडिंग? क्या होती है ट्रांसवर्स लोडिंग? होती है जैसे ये बीम है, मान लेता हूँ ये बीम कैसी है, रेक्टेंगुलर इन शेप है। इस बीम को यहाँ से मैं कट करता हूँ तो इसका सेक्शन कैसे दिखेगा? ऐसे। ये रेक्टेंगुलर बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है, तो ये इसकी डेप्थ हो जाएगी और ये इसकी विड्थ हो जाएगी। ये बी इसकी विड्थ और डी इसकी डेप्थ। तो क्या होगा कि ये एक्सेस है ना, ये वाली इधर से देख रहा हूँ मैं, यहाँ से देख रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो गई? इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस हो गई। ये वाली इसकी क्या हो गई? लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस हो गई। और इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के परपेंडिकुलर लोड रख रहा है, इसलिए क्या हो गई? ट्रांसफर लोडिंग हो गई। तो बीम इज ए मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर लोडिंग। ये डेफिनेशन है बीम की। ठीक है, अब ये तो मैंने बीम के बारे में बता दिया। अब मैं बताता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम आर देयर। तो कितने टाइप्स की बीम होती है और उनका रोल क्या क्या होते हैं। तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम बताता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम। तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम होती है, तो मैं बता देता हूँ डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस सपोर्ट, कौन कौन सा सपोर्ट लग रहा है। तो पहली बीम होती है सिंपली सपोर्टेड बीम। मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ क्योंकि ये हर किसी को पता होता है, जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता है उसको हर किसी को पता होता है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है कि बोथ एंड क्या होते हैं? सिंपली सपोर्टेड होते हैं। पर ऐसा नहीं होता सिंपली सपोर्टेड। अगर कहीं ने आपने ये पढ़ रखा ना ये, तो ये गलत है भाई साहब। ऐसा नहीं होता कभी भी, ये बीम नहीं होती कभी भी, ये गलत है। कैसा होता है? ये ऐसा होता है, क्योंकि वो जो पहले वाला स्ट्रक्चर है ना वो अनस्टेबल हो जाता है। वो जो पहली वाली स्ट्रक्चर होती है ना वो अनस्टेबल होती है जैसे ही लेटरल लोडिंग होती है। ये स्ट्रक्चर स्टेबल होती है, इसकी डीएस ये स्टैटिकली डिटरमिनेंट होती है, इसकी डीएस 0 आती है। ठीक है, और उसकी डीएस है ना नेगेटिव आती है पर्टिकुलर लोडिंग के लिए। तो ये तो मैंने बाद में बात बताऊंगा कि डीएस क्या होती है। ये तो मैंने पहले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम की बात कर रहा हूँ। तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। क्या होती है? सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम होती है दूसरी। कैंटिलीवर बीम क्या होती है? कैंटिलीवर बीम का मतलब वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री। तो कैंटिलीवर बीम ऐसी होती है, ये वाली, ये कैंटिलीवर बीम होती है। इसके बाद में थर्ड टाइप की बीम की बात करता हूँ मैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और होता है फिक्स बीम। फिक्स बीम। तो फिक्स बीम क्या होती है? फिक्स बीम बेसिकली होती है कि जिसका बोथ एंड क्या हो? फिक्स हो। ये एंड भी फिक्स है और ये एंड भी फिक्स है, इसको बोलते हैं फिक्स बीम। इसके बाद में फोर्थ टाइप की बीम होती है। फोर्थ टाइप की बीम कौन सी होती है? ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम क्या होती है? ओवरहैंग बीम क्या होती है? जिसके दोनों एंड है ना सपोर्ट से बाहर जा रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने रोलर सपोर्ट लगा दिया, इधर भी मान लीजिए मैंने रोलर सपोर्ट लगा दिया, तो इसके जो दोनों एंड है ना ये देखो सपोर्ट से बाहर की तरफ जा रहे हैं। इधर भी ये क्या है? ये बोथ साइडेड ओवरहैंग बीम, बोथ साइडेड ओवरहैंग बीम है। जैसे वन साइडेड ओवरहैंग बीम भी कैसे हो सकती है? जैसे मान लीजिए एंड तो फिक्स है इसका और ऐसे जा रही है, ये सपोर्ट यहाँ आ गया और इसके बाद में भी ओवरहैंग कर रही है, तो ये वन साइडेड ओवरहैंग हो गई, ये बोथ साइडेड ओवरहैंग बीम हो गई। इसके अलावा बहुत सारी और टाइप्स की बीम भी बताते हैं। जैसे कैंटिलीवर बीम तो मैंने पढ़ी थी, कैंटिलीवर बीम तो मैंने पढ़ा ही था। एक होता है प्रोप कैंटिलीवर बीम। प्रोप कैंटिलीवर बीम क्या होता है? जिसका वन एंड फिक्स हो और अदर एंड क्या हो? प्रोप हो। प्रोप कैसे? अदर एंड क्या हो? प्रोप हो। क्योंकि बोर्ड क्या है थोड़ा छोटा है, तो प्रॉब्लम है कि एक साथ वी कैन नॉट राइट एवरीथिंग। सो
प्रोप कैंटिलीवर बीम क्या होती है? प्रोप कैंटिलीवर बीम जैसे ये वन एंड तो फिक्स है और अदर एंड क्या है, जैसे अभी तो एक कैंटिलीवर बीम है पर यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ प्रोप लगा दिया, या मान लो यहाँ सपोर्ट लगा दिया, तो ये क्या होगी? प्रोप कैंटिलीवर बीम हो गई। तो ये आएगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम आ गई। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग भी आती है बीम की, क्योंकि अलग अलग टाइप की लोडिंग होती है। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में मैं बता देता हूँ, कितने टाइप्स की लोडिंग लगती है बीम पर। जैसे फर्स्ट टाइप की लोडिंग लगती है, टाइप्स ऑफ लोडिंग, ऊपर हेडिंग ला लो, टाइप्स ऑफ लोडिंग। तो पहली टाइप की जो लोडिंग लगती है वो लगती है यूडीएल। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अब मैं सब टाइम में एक ही बीम ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये बीम ले ली मैंने, समझाने के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम ले ली, और इस पर लोड लग रहा है यूडीएल। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। इस लोड को यू कैन रिप्रेजेंट एज लाइक दिस, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसकी यूनिट बताता हूँ मैं कैसे शो किया जाता है इसको बुक्स में। इसको लिखा जाता है ऐसे करके, W एक किलो न्यूटन पर मीटर, और कैसे लिख सकते हैं W न्यूटन पर mm, कैसे भी लिख सकते हैं, पर लेंथ लिखा जाता है इसको, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक होता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड कैसे होता है? जैसे पॉइंट लोड ऐसे होता है, कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सी बीम ले लिया, बीम पर ध्यान मान लो, लोडिंग पर ध्यान दो। जैसे मान लीजिए लोड लगा दी, तो ये क्या है? एक पॉइंट लोड है, कंसनट्रेटेड लोड है। जैसे पी लोड लगा दिया, जैसे और लगा दिया, तो ये क्या है? पी लोड है। ये कंसनट्रेटेड लोड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि एक जगह लग रहा है ये, ठीक है। दूसरा टाइप का मैं लोडिंग बताता हूँ। ये तो मैंने बता दिया आपको, यूडीएल बता दिया, और पॉइंट लोड बता दिया, कंसनट्रेटेड लोड बता दिया। एक होता है यूवीएल, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होते हैं स्टूडेंट। तीसरे नंबर का लोड होता है यूवीएल। ये क्या होता है? यूवीएल होता है यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई सिंपली सपोर्टेड बीम लिया आपने, या आपने सिंपली सपोर्टेड बीम ली और क्या किया, इस पर यूवीएल लगा दिया। यूवीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली वेराइंग। यूनिफॉर्मली वेरी करेगा। जैसे मान लीजिए सपोज करो ऐसे वेरी कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड हो गया। यूनिफॉर्मली वेरिंग का लोड का मतलब है जो लोड की जो स्लोप है ना, ये एक तरह से यूनिफॉर्मली वेरी करेगी। अब जैसे इसमें दिया जाता है क्वेश्चन बनाते समय, भाई इधर W है, इधर W है, इसकी लेंथ L है, तो ऐसे दिया जाता है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड है। इसके अलावा क्या हो सकता है? यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? इसको सपोज करो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर बना दे, उधर जीरो कर दे, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे मान ली यहाँ तो ऐसे गया और वहाँ लोड ऐसे गया। ये ऐसा भी नहीं बना रहा हूँ मैं इसकी मान ली ऐसी टाइप की लोडिंग भी शो कर सकती है। ऐसे टाइप का, जैसे मान ली इधर W लोड है पॉजिटिव में और इधर माइनस का W लोड लगा हुआ है, तो ऐसे बता सकते हैं। और ये क्या है? इसके सपोर्ट है ऐसे। तो इस टाइप का लोडिंग भी दे सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग आर देयर। अब मैं क्वेश्चन करूँगा ना, जब आपको अच्छी तरह और समझाऊंगा कि किस किस टाइप के लोडिंग बीम के ऊपर लग सकते हैं, या अपने जो स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में, उसमें किस किस टाइप के लोड एक्टिंग होते हैं। तो ये तो है भाई साहब, ये तो डिफरेंट टाइप्स के मैंने लोडिंग बता दिया। अब मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल ले लेता हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस समझा देता हूँ, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, और थोड़ा बहुत हुक्स लॉ बता देता हूँ। तो हुक्स लॉ, क्योंकि हुक्स लॉ से ही आता है वो डिफ्रैक्शन का जो डेरिवेशन आता है ना, हुक्स लॉ से आता है। बेसिकली जो मेजर कंसेप्ट होता है ना, वो उस हुक्स लॉ के पीछे से। हुक्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये तो सबको ही पता होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट अगली वाली जो लाइन है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अगले वाला जो पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट स्टेट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, PROPOR प्रोपोर्शनल लिमिट। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट क्या कर देते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, दिस लॉ इज नोन एज हुक्स लॉ। अब प्रॉब्लम यह हो जाती है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था तो यहाँ पता क्या लिखा होता था, यहाँ लिखा होता था इलास्टिक लिमिट, और स्टूडेंट इसको टिक कर देता है, जो कि गलत है, क्योंकि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, नॉट इलास्टिक लिमिट। अब हुक्स लॉ मैं बताता हूँ कैसे होता है हुक्स लॉ। कि जैसे मान लीजिए कोई अपने ग्राफ शोइंग कर रहे हैं, लेट्स इधर y एक्सेस और इधर एक्सेस, कैसे मान लो, पर यहाँ मान लेता हूँ मैं स्ट्रेस है और इधर क्या स्ट्रेन है। तो ये स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हो, और मान लो कोई मेंबर है, उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, यहाँ तक कुछ ऐसा गया,
फिर कुछ ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर यहाँ जाके यहाँ फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक जैसे गया। इसका जो एंगल ध्यान रखना, ये तो मैंने बना दिया ऐसे, आपको लग रहा होगा 45 डिग्री का अप्रोक्स है, बट ये होता है ना, ये बिल्कुल 89 डिग्री का अप्रोक्स होता है ये एंगल, मतलब बिल्कुल पास से जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, जीरो, यहाँ स्ट्रेस भी जीरो और स्ट्रेन भी जीरो। जैसे स्ट्रेस बढ़ा जाओ स्ट्रेन बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनली बढ़ रही है। कहाँ तक बढ़ रही है, प्रोपोर्शनली तक, यहाँ तक बढ़ रही है। इसको मान लेता हूँ मैं ए पॉइंट। तो ये ए है ना, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। फिर यह यहाँ बी आता है, ये क्या है, ये इलास्टिक लिमिट है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट तक है, मतलब दोनों प्रोपोर्शनली बढ़ रही है। ये इलास्टिक लिमिट आ गया। फिर यहाँ पर मान लो सी डैश आ गया, अपर यील्ड पॉइंट आ गया ये, फिर ये लोअर यील्ड पॉइंट आ गया, फिर ये यहाँ तक डी आ जाता है। इसके बीच में क्या होता है, प्लेटो होती है, प्लास्टिक लेंस होती है। फिर स्ट्रेन हार्डनिंग आ गया यहाँ तक, है ना, ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन आ गया, ये मान लो ई, और ये यहाँ आ गया एफ, यहाँ फ्रैक्चर हो जाता है मेंबर। ये जो वाला पोर्शन है, वापस स्ट्रेस कम हो रही है, इस पोर्शन को बोलते हैं नेकिंग, और इस पोर्शन को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, और ये प्लास्टिक प्लेटो रेंज होता है, और ये प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, ये इलास्टिक लिमिट, ये अपर यील्ड, ये लोअर यील्ड। ये होता है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ वैलिड होता है यहाँ तक, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ तक होता है। अब क्या होता है, अब मैं यहाँ से एक डिफाइन करूँगा, एक कांस्टेंट टर्म डिफाइन करूँगा, जैसे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ जब इसको प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते ना, तो ये कांस्टेंट आ जाता है, ये ई। इस ई को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस ई को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इस ई को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो मैं और बताता हूँ आपको। अब यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ, और उसके बाद में अपन चलेंगे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बीम के, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो वन डे एग्जामिनेशन होते हैं, तो उनमें डिफ्लेक्शन निकलवाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको, स्ट्रेस को देखो सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और स्ट्रेन को एप्सिलॉन लिमिट के डिनोट किया जाता है। तो ये आया था, फिर मैंने ये प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, तो ये आ गया। तो ये क्या होता है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ई, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऐसा होता है ये। अब इसकी यूनिट भी पूछी जाती है। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो इधर भी मीटर और इधर भी मीटर कट जाती हैं, तो इसकी यूनिट होती है ये। E बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, इट्स नॉन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ध्यान रखना। इस टाइप के और भी आते हैं, मतलब और भी कांस्टेंट आते हैं, तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ, एक रिलेशन बता देता हूँ, क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू टू डू द PhD इन सब्जेक्ट, वी वांट टू क्रैक द एग्जाम। ये अपना मोटो होना चाहिए। तो अपन वही ज़्यादा ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं बताता हूँ, इनमें रिलेशन होता है, जैसे E, G, म्यू एंड K, इनमें रिलेशन होता है। इनका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कईयों को नहीं आता ये चीज़ें। तो इनमें रिलेशन होता है, इनको याद रखना जरूरी है, और इनको ड्राइव भी किया जा सकता है। तो वन डे एग्जामिनेशन होते हैं ना, उनमें आपको कंसेप्ट याद हो तो ही बढ़िया है। तो ई क्या होता है, ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस जी को शियर मॉडुलस बोलते हैं। ये म्यू क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है। ये क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। इस जी यानी ये जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको जी से डिनोट करते हैं कई बुकों में, इसको सी से डिनोट करते हैं, और इसको एन से डिनोट करते हैं। अलग अलग बुकों में इसका अलग अलग नेम, डिनोटेशन अलग हो सकता है, नाम तो एक ही है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या आप बोल सकते हो शियर मॉडुलस। ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, ये होता है इसका, और यूनिट सेम होती है। ये क्या होता है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ई क्या होता है, ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। म्यू क्या होता है, म्यू होता है पॉइजन रेशियो। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन, LATERAL, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल LONGITUDINA लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखो स्ट्रेन होती है, तो यूनिट तो इसकी होती ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेन की यूनिट नहीं थी। बट अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम स्टूडेंटों को पता है। क्योंकि म्यू, देखो ये रिलेशन होता है, म्यू बराबर 1/m होता है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को याद रखो। और ये जो m नया टर्म बताया ना मैंने, m, ये होता है मॉडुलर रेशियो। m क्या होता है, m होता है मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो होता है ये।
ये होता है मॉड्यूलर रेशियो। और एम की मैंने एम बताया ना, अब ये एम होता है ना, एक सब्जेक्ट चलती है अपने रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसी सब्जेक्ट, तो उसमें एम की वैल्यू जो IS 456 2000 कोड में दे रखी है ना, वो एम की वैल्यू दे रखी है, एम बराबर होता है 280/3 सिग्मा CBC। ये होती है एम बराबर 280/3 सिग्मा CBC। हाँ, फिर सिग्मा CBC इज द बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा जब मैं RCC पढ़ाऊंगा। बट ये एम ये होता है, और एम का फॉर्मूला एक ये भी होता है, ध्यान रखना। एम बराबर क्या होता है, एक तो मैंने वो बता दिया, एक एम बराबर होता है ES/EC। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब एम का जो वैल्यू ना हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। क्यों होती है ग्रेटर देन 1? क्योंकि एम की जब भी वैल्यू लिखी जाती है तो कैसे लिखी जाती है, एम बराबर होता है E2 पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एनी मटेरियल बाय E1, ऐसे समझ लो जनरल फॉर्मूला, जिसमें कंडीशन क्या रखी थी, हमेशा E2 ग्रेटर देन होता है E1, तो जो एम होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। या समझ में आ गया? अब एक चीज़ मैं यहाँ से बता रहा हूँ, जैसे ES/EC होता है, एम ये होता है। अब इस चीज़ में क्या होता है कि ES तो कांस्टेंट होता है फॉर एनी स्टील, मैं आगे बताऊंगा। इट डज नॉट डिपेंड ग्रेड ऑफ स्टील, क्योंकि ये ES है ना, ये ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड नहीं करता। थोड़ा मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो ये ES है ना, ये ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड नहीं करता। तो एम बराबर क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया, ES/EC होता है। भाई ES कांस्टेंट होता है, तो स्टील के लिए जनरली लिया जाता है 2 × 10⁵ Nm², या बोल सकते हो आप MPa। और EC होता है ना, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। RCC के अंदर इसका एक फॉर्मूला भी है, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 EC बराबर होता है 5000√FC के, वेयर FC के इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 20 डेज। और क्यूब की स्ट्रेंथ होती है कौन सा, 150 mm/150 mm की क्यूब की 28 दिन की स्ट्रेंथ होती है ना, 28 दिन की स्ट्रेंथ होती है ना 150 mm/150 mm की, उसको बोलते हैं FC के। और FC के रखो Nm/mm² में, और EC गेट करते हैं Nm/mm²। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करती है। मतलब EC की वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ 5000√FC के। अब प्रॉब्लम ये होती है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब क्वेश्चन M बराबर ES/EC और M बराबर 1/μ। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं ES तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाई मैंने, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाने से EC बढ़ा, EC बढ़ा तो M कम होगा, M कम होगा तो पॉइजन रेशियो बढ़ता है। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनाने से मॉड्यूलर रेशियो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ये नहीं पूछा जाता, पूछा ही जाता है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ने से पॉइजन रेशियो इंक्रीज होता है या बढ़ता है। ये कई बार पूछा गया है वनडे एग्जामिनेशन में। तो इस कंसेप्ट को यहाँ से ध्यान रखो, बस इस चीज़ को दोबारा से एक बार बहुत बताता हूँ। जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाते हैं, जैसे M20 M30 M जो भी बढ़ देते हैं, उससे क्या होता है, EC बढ़ता है, EC बढ़ता है तो मॉड्यूलर रेशियो डिक्रीज होता है, तो उससे पॉइजन रेशियो इंक्रीज होता है, क्योंकि मॉड्यूलर रेशियो और पॉइजन रेशियो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब आपको थोड़ा बहुत मैं और अपने कंसेप्चुअल चीज़ों के लेके तरफ चलता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो मैं आज क्या रफली पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बहुत, जब मैं एक बार सेटअप हो जाएगा ना अच्छी तरह से प्रोग्राम, देन आई विल टीच इन ए प्रॉपर वे। इस सब्जेक्टिव वे के अंदर कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि अब देखो मैं बताता हूँ, अब थोड़े बहुत मैं कंसेप्चुअल चीज़ें बताता हूँ। तो जैसे मान लो आप ले लो, अभी तो वो रिलेशन बताना बाकी है, सॉरी। तो अभी तो E G म्यू और K इनके बीच में रिलेशन चल रहा था अपना। तो जो पहला रिलेशन तो मैंने थोड़ा बहुत म्यू और 1/m तो मॉड्यूलर रेशियो वगैरह का इनका कॉन्सेप्ट बता दिया और इनकी थोड़ी डेफिनेशन बता दी। तो E G बता दी मैंने, म्यू बता दिया, और K क्या होता है, K होता है बल्क मॉड्यूलस। K क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस होता है। तो K क्या होता है, K बल्क मॉड्यूलस होता है। K होता है रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इसको ये भी ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉड्यूलस। और K की जो डेफिनेशन होती है ना, ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यूनिट तो इसकी भी वही आती है जो इसकी आती है, जो E G और K तीनों की यूनिट तो सेम होती है, क्योंकि अभी डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, और इसकी रेसिप्रोकल क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। ये पता हो गया आपको। अब इसके बाद में थोड़ा इनके बीच में जो एक रिलेशन होता है वो याद ही करना, वो बेटर रहेगा आपको भी, वो बता देता हूँ मैं। 4 रिलेशन है, चारों को याद रखो, एग्जाम में तुरंत क्वेश्चन आता है, तुरंत पुट करो और तुरंत आगे बढ़ो। तो रिलेशन ही होता है, E बराबर क्या होता है,
ई बराबर होता है 2g 1 प्लस म्यू। एक रिलेशन तो ये होता है ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, ये रिलेशन को याद रखो। ई बराबर क्या होता है 2g 1 प्लस म्यू। दूसरा रिलेशन होता है ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू। एक ये रिलेशन याद रखो, ई बराबर क्या होता है 3k 1 माइनस 2 म्यू। इंपॉर्टेंट है रिलेशन। जैसे आपको बोलता है कि ऐसे बोल देता है कि ई बराबर के है, ऐसे अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान ले ई बराबर बोल दिया उसने 3k बोल दिया, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू, तो बताओ मेरे को म्यू की वैल्यू बताओ। तो ई बराबर क्या रखो 3k, यहाँ रख दो, 3k से 3k कट जाएगा और फिर म्यू की वैल्यू निकाल दो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वन डे एग्जामिनेशन। तो मैंने बताया था आपको, इसमें थोड़ा चेंज मत करो यार, थोड़ा एक बार मैं इसको लिख देता हूँ फिर बताता हूँ मैं अच्छी तरीके से। और तो ई बराबर क्या लिखा मैंने 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू। और ई बराबर एक दूसरा फॉर्मूला होता है, ई बराबर होता है 9kg डिवाइड बाई ई बराबर 9kg प्लस 3k प्लस जी। देखो ये रिलेशन भूल जाते हैं, याद करो, डेफिनेटली लिख के रखो कहीं पर भी। ई बराबर 9kg डिवाइड बाई 3k प्लस जी। और चौथा रिलेशन और याद रखो म्यू, म्यू बराबर होता है 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। ई बराबर नहीं, म्यू बराबर 3k माइनस 2g डिवाइड बाई 6k प्लस 2g। ये रिलेशन याद रखो। अब मैं एक थोड़ा सा इस रिलेशन को ड्राइव भी करता हूँ, इस रिलेशन को ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ, आपको थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी। थोड़ी राइटिंग सही नहीं है तो उसके पर मैं आई वर्क ऑन राइटिंग। थोड़े दिनों बाद में आपको सब कुछ इन अ बेटर वे मिलेगा, कहीं पर भी कोचिंग ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई विल हियर टू टीच द माई डियर स्टूडेंट बिकॉज आई वेस्टेड टू मच मनी ऑन कोचिंग वगैरह। और कोचिंग वाले लूटते हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द कोचिंग वाले। और कुछ कोचिंग वाले बहुत अच्छे भी होते हैं, जैसे रिन स्टार क्लासेस इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट कोचिंग, ठीक है। तो पढ़ो कोचिंग, अच्छी कोचिंग को लो और साथ में यूट्यूब वगैरह से पढ़ो, ज्ञान कहीं से भी नॉलेज मिले उसको अर्जित करने की कोशिश करो। ये हमेशा यही मोटो रखो जब तक आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाए। तो अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिलेशन थोड़ा मैं ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था। ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू, ये रिलेशन में ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपन क्या होता है, अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा। एक जैसे मान ले ब्लॉक, अभी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे मान ले एक क्यूबिक ब्लॉक है, ये क्यूबिक ब्लॉक है आपके पास, ये क्यूबिक ब्लॉक है, ये कोई क्यूबिक ब्लॉक है, आप ऐसे समझ लो। इस पर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस रख दिए सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस रख दिए सिग्मा वाई, और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस रख दिए सिग्मा जेड। तो अब हुक्स लॉ तो मैंने पढ़ा ही लिया, उसका यूज वगैरह मैं बताऊंगा। अभी तो मैं थोड़ा बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो कई स्टूडेंटों को समझ में नहीं आएगी, और कई स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है तो उनको मेरे से ज़्यादा आता है तो उनको फटाफट समझ में आ रही है, ठीक है। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की कंडीशन में। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कोशिश करता हूँ लिखने की। तो एक क्यूबिक मेंबर है, तो मान ली स्ट्रेन इस एक्स डायरेक्शन में होगी ई एक्स, इस वाई डायरेक्शन में होगी ई वाई, और इस डायरेक्शन में होगी ई जेड। तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आ जाएगी, टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी ई वी। ई वी बराबर आ जाएगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ये आ जाएगा। अब मैं स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन लिखूंगा, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, तीनों को सम करूंगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी। अब स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कैसे लिखूंगा, अब थोड़ा यार बोर्ड की प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन लिखता हूँ मैं, तो सिग्मा एक्स बाई म्यू, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई ई। मैंने बताया स्ट्रेस डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो क्या हो गया स्ट्रेन हो गया, क्योंकि हुक्स लॉ से पता है अपन को, तो स्ट्रेस बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू ये पता है आपको, ये थोड़ी होता है, ये होता है स्ट्रेन होता है कहने का मतलब यहाँ पे। तो जैसे मैं इधर करूँगा तो सिग्मा बाई ई आ गया, पता है आपको, तो ये से कर दिया मैंने, स्ट्रेस माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, ये हुक्स लॉ का यूज, हुक्स का यूज कर लिया, पॉइजन का यूज, माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ऐसे ही मैं ई वाई लिख लेता हूँ, ई वाई यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ऐसे ही मैं ई जेड लिख देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ मैं, कई स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आएगी, तो ई जेड लिख लेता हूँ। ई जेड कैसे लिखूँगा मैं, देखो सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। अब इन तीनों को जोड़ूंगा ना मैं, इन तीनों को जोड़ने के बाद में एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप जोड़ के देख लेना भला इसे। तो ई वी बराबर ई एक्स प्लस ई वी बराबर ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ए जेड, तो दूंगा तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई, और इन सबको जोड़ूंगा तो 1 माइनस 2 म्यू, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें ऐसे मान लो तो मान ली सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तीनों ही बराबर है,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 3 सिग्मा बाई ई और 1 माइनस 2 म्यू। अब क्या करते हो, इसको इधर ले आओ, ये ई है ना अपने पास, तो ई को इधर ले आओ और 3 सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड को इधर रखो और 1 माइनस 2 म्यू ऐसे रखो। अब पता है अपन को ई बराबर 3 और डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड बल्क मॉडुलस, तो ई बराबर 3 के और 1 माइनस 2 म्यू। देखो ये रिलेशन यहाँ ड्राइव होगा। अब और बाकी की चीज़ें मैं कल पढ़ाऊँगा आपको, बहुत अच्छा डेप्थ के अंदर पढ़ाऊँगा। आज तो मैंने रफली लेक्चर लिया है ये, ठीक है। कल से बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर चलेगी पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और जितने भी टॉप सब्जेक्ट है जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन हाईवे और सर्वेइंग, जितने भी टॉपिक है ना सिविल इंजीनियरिंग के, वो सारे सब्जेक्ट इन्हें ब्रॉड वे और इन अच्छी तरीके से करवाए जाएंगे, ताकि कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे 1 डे एग्जामिनेशन हो, जेई लेवल का एग्जाम, तो बिल्कुल आसानी से क्लियर कर पाओगे। आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अपनी क्लास से। थैंक यू गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ा बहुत मेरे को मोटिवेशन मिले, और तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना ही, अपना टाइम गुजारा हो जाएगा। थैंक यू गाइस।